हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे और बला तो सिर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, अपनी स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करते हुए बोला, दे देना, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय कर लेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितना बाकी है जो किसी तरह चुकने का नाम ही नहीं लेता। मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई बाहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की तरह उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले में से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की ये खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं खानी पड़ेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ और वो भी इसी में झोंक दो, उस पर धौंस सहो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक कर पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे और वो आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख की पत्तियों की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी गाढ़ी की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों रे जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए ना। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रान पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लेकर आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका हूं। यह खेती का मजा है और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। जगतीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है रे, हाँ मन बदल जाता है इससे। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकता हुआ आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं तेरी पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब न जाड़ा लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लौटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब सो जाऊंगा। पर एक क्षण में ही उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता तो कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। अब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह की न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए ऐसा सुख अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे नहीं मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध भी न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई की भांति वह इतनी तत्परता से गले लगाता था उसे। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी
जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमका कर बुलाया, पर वह उसके पास नहीं आया। हार में चारों ओर दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत लौट जाता, फिर दौड़ने लगता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत की हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती में मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया हो, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर हो जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चल के पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर तापूं। रात को कोई मुझे बटोरते हुए देख लेगा तो भूत समझेगा। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे भी नहीं रहा जाता। उसने पास के अरड़ के खेत में जाकर पौधे उखाड़े और उनकी एक झाड़ू बनाई और हाथ में सुलगता उपला लेकर बगीचे की ओर चल दिए। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चल बगीचे में पत्तियां बटोरें और तापें। टांटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात बाकी है। जबरा ने कूं कूं करके अपनी सहमति प्रकट की और दोनों बगीचे की ओर चले गए। बगीचे में खूब अंधेरा छाया था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप टपक रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। उसे चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुर गए थे, नंगे पांव गल जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलती मचलती हुई जान पड़ती थी। अलकू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा लिया, दोनों पैर फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सका। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरी, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल के जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने उस अग्नि रोशनी की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर इधर उधर उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंख बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके दौड़ने कूदने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर अचानक एकाएक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ लिया था। उसी राख के पास गरम जमीन
की चादर ओढ़कर वो सो गया। सवेरे जब नींद खुली तो चारों तरफ धूप फैली हुई थी और मुन्नी कह रही थी कि आज सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, खेत का तो सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारा यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, अरे मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ, ऐसा दर्द मैं जानता ही नहीं। दोनों फिर खेत में डंडा लेकर आए। देखा सारा खेत रुंधा पड़ा है और जबरा मड़ैया के नीचे लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी थी पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा।